इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी भी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने फैक्ट्री का उद्घाटन करने के बाद ई बस में सफर भी किया। फैक्ट्री का निर्माण लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में करीब 70 एकड़ में किया गया है। यहां पर ई बस, ई ट्रैवलर और ई लोडिंग वाहन का निर्माण किया जाएगा। निवेश इस बात को प्रदर्शित करता है कि वही उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले इस उत्तर प्रदेश में क्या स्थितियां थी? अराजकता चरम पर थी। निवेश की बात तो दूर, जो निवेश था वह भी यहां से पलायन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा था कि अवसर मिले वो यहां से बाहर का रास्ता तैयार करें। 2017 में हम लोग आए थे। हम लोगों ने कहा था उस समय कि उत्तर प्रदेश तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसे बदनाम किया होगा, इसके सामने पहचान का संकट खड़ा किया होगा। लेकिन मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश अब अनलिमिटेड पोटेंशियल का नहीं, बल्कि उस पोटेंशियल को रिजल्ट में बदलने वाला, यानी संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बन चुका है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर हुआ परिवर्तन इस बात का उदाहरण भी हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। अन्य देवियों व सज्जनों तथा मेरे मीडिया के मित्रों, आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर वर्ल्ड क्लास ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड कॉमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का उद्घाटन हुआ है। मैं मानता हूं कि लखनऊ वासियों के लिए नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सुखद क्षण है। और यह जो स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश के हृदय लखनऊ की धरती पर, इस आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत प्रदेश की औद्योगिक यात्रा में एक मील का पत्थर, एक माइलस्टोन साबित होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मैं इस उपलब्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक अशोका लेलैंड और हिंदुजा समूह को मैं विशेष रूप से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उत्तर प्रदेश की जनता को मैं इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। ये जो सिस्टम है, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का उद्घाटन किया। यह कदम देश के काउंटर आईडी और आंतरिक सुरक्षा संरचना को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। NIDMS को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड द्वारा विकसित किया गया है। ये एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आईडी से संबंधित डेटा के संग्रह, समेकन और वितरण को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। डेटा ऑनलाइन उपलब्ध होगा जो 2 वे होगा। कोई भी जगह पे हुए विस्फोट को आप ये डेटा के अंदर, डेटा स्टोरेज के अंदर इंक्लूड भी कर पाएंगे और डेटा का उपयोग कर हर राज्य में कहीं पर भी जरूरत पड़े इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए भी यहां से अनेक प्रकार के गाइडेंस मिलेंगे, प्रोसिक्यूशन तक के गाइडेंस मिलेंगे। एनएसजी के पास जो डेटाबेस है बम विस्फोटों का, उसमें 1999 से सभी बम संबंधी डेटा यहां पर उपलब्ध है और अब इसकी पैटर्न, इसकी एमओ और आने वाले दिनों में उपयोग में लिए गए विस्फोटक के
के गुणात्मक विश्लेषण को भी ये डेटा से देश भर की पुलिस उपलब्ध कर पाएगी। घटनाओं की आपसी लिंकिंग एमओ के आधार पर, सर्किट पद्धति के आधार पर और समग्र प्रवृत्तियों को उसके ट्रेंड से समझने में इससे एक बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। एनआईडीएमएस एक सुरक्षित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से देश भर के बम विस्फोटों के सटीक एनालिसिस को संगठित करना, संकलित करना, मानकीकृत संयोजन करना और सुरक्षित तरीके से इसको सबके साथ साझा करना, ये प्रक्रिया एनआईडीएमएस से एक प्रकार से मजबूती के साथ प्रस्तापित होगी। चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में गुरुवार से प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। राजनीतिक परामर्श फर्म आईपैक को कोलकाता स्थित घर और ऑफिस पर छापेमारी के बाद टीएमसी केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। ऐसे में शुक्रवार को यानी आज राजधानी दिल्ली और पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर मोर्चा खोल दिया है। अब टीएमसी के प्रदर्शन पर दिल्ली में आयोजित बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को जमकर घेरा है। इंफॉर्मेशन देकर इजाजत लेकर नहीं किया। दिल्ली में सब लोग धरना प्रदर्शन करता है जंतर मंतर में। दिल्ली पुलिस के पास पिटीशन देकर कर सकता है, लेकिन अचानक चला जाएगा। कर्तव्य जो वहाँ हमारा कर्तव्य भवन है वहाँ चला जाएगा। इट इज सेंसिटिव प्लेस। वहाँ सब समय धारा 163 लगा हुआ है, उसमें कार्रवाई दिल्ली पुलिस किया। वहाँ तो राजीव कुमार भी नहीं है, मनोज वर्मा भी नहीं है, वहां दिल्ली पुलिस है, वो कानूनी मुताबिक कार्रवाई किया। और आपका हल्ला बल करना चाहिए तो इजाजत लेकर जंतर मंतर में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रात में मत बैठो, सर्दी ज्यादा है, दिन में बैठो। सुबह से क्या हो रहे थे, अभी भी क्या हो रहा है आप देखे थे, कोई मांग नहीं। हम लोग का ये बोलना चाहता हूँ कि आप ठीक है ईडी कर रहे हैं तो ठीक है, ये लोग कौन है, इनको क्यों नहीं किया? जिनको पैसा लेके कैमरा में आ गया, फुटेज में आ गया, जिनसे आरोप खुद पीएम में लगाया, उनके के लिए ईडी क्या कर रहा है? क्या ईडी का इसके खिलाफ क्या है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है। जहां पर भी चुनाव आता है बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट वहां पर जाकर विपक्ष को डराने, धमकाने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करता है। ये पहली बार हो रहा है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी पर भी किया जा रहा है। खैर, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ईडी ने पिछले 11 सालों में बीजेपी का फ्रंटल बनने के अलावा क्या किया है, ईडी के कितने केसेस अपने कंक्लूजन तक पहुंचे, ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है, यही उठाकर देख लीजिए। और कितने केसेस जो 2014 के बाद दर्ज हुए वो भारतीय ऑपोजिशन के खिलाफ दर्ज हुए, आपको समझ में आ जाएगा ईडी का रोल क्या है। इलेक्शन डिपार्टमेंट बनने के अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी विश्वसनीयता, उनकी साख पूरी तरह से वैसे भी खत्म हो चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय मंच से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। आज देश के प्रमुख अखबारों में फोटो छपी है, वो वॉकआउट कर रही हैं पेपर लेकर। ये मामला क्या है कि कोल स्कैम को लेकर, कोल की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। उसमें कई जगह रेड वगैरह हुई, और जो मिस्टर जैन हैं उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में यह शिकायत आई
कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है, जो उनके वेबसाइट पर है, उसकी कॉपी हमारे पास है। उन्होंने पूरा लिंकेज बताया है। ऐसे में वो काम करने गए थे। और आपको मालूम है, बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है, हम लोगों ने भी किया है। यहां पर स्पेसिफिक केस था, और मैं फिर रिपीट करूंगा, ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म, जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में। एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और खबरों का सिलसिला एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। बात लालू प्रसाद यादव की। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत 40 से अधिक आरोपियों पर आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने लालू यादव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही आईपीसी के तहत अन्य अपराधों का भी आरोप है, जबकि उनके परिवार के सदस्यों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का आरोप लगाया गया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले 19 दिसंबर 2025 को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सभी आरोपियों से संबंधित वेरिफिकेशन रिपोर्ट कोर्ट को सौंपा था। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई के मामले में आरोप तय करने पर 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले के आरोपी राबड़ी देवी ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर कर केस को कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और हेमा यादव सहित 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं। यह पूरा मामला है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे 2004 से 2009 के दौरान। उसी दौरान 4th ग्रेड में नौकरी के बदले जमीन ली गई थी। लालू प्रसाद यादव पर यह आरोप था और उसी आरोप से जुड़ा यह पूरा मामला है जिसमें अब आरोप तय किया गया है। लखनऊ के केजेएमयू में अवैध धर्मांतरण से जुड़े मामले में विशाखा कमेटी ने रेजिडेंट डॉक्टर रमीज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सिफारिश की है। केजेएमयू ने स्पष्ट किया है कि कमेटी ने धर्मांतरण नहीं बल्कि महिला डॉक्टर के शारीरिक एवं मानसिक शोषण की जांच की है। आरोप है कि डॉक्टर रमीज ने महिला रेजिडेंट डॉक्टर पर धर्मांतरण का दबाव बनाया और इस मामले में एफआईआर दर्ज है। डॉक्टर रमीज को निलंबित किया जा चुका है। फिलहाल वो फरार हैं, जिन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित है। उनके माता पिता गिरफ्तार हैं। संपत्ति कुर्क हो चुकी है। विश्वविद्यालय ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी गठित कर दी है। लखनऊ के केजेएमयू में धर्मांतरण का मामला लेकर जिस तरह से नई नई परतें अब खुल रही हैं, वही हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अमित अग्रवाल मौजूद हैं। आज विशाखा कमेटी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथ्यों का रखा गया, क्या चीज कमेटी के सामने निकल के आई थी? विशाखा समिति के सामने यही निकल के आया कि जो लड़की ने शिकायत करी है वो प्रथम दृष्टया सही है। सब चीजें उसने कहा था कि लड़के ने हमारा फिजिकल, वर्बल और इमोशनल अब्यूज किया, तो वो प्रथम दृष्टया विशाखा समिति के सदस्यों ने सत्य पाया है। सर, जब ये मामला धर्मांतरण का सामने आया था, उसके बाद में यूनिवर्सिटी ने क्या कार्रवाई की? और देखिए, रमीज जो है अब तक के फरार है, तो उससे आप लोग ने कांटेक्ट करने की कोशिश की होगी, क्या बयान उसके दर्ज हुए? देखिए, मानक प्रक्रिया के अंतर्गत जब भी कोई इस तरह की शिकायत आती है तो जो परपिट्रेटर होता है उसको सस्पेंड करते ही हैं हम लोग, जिससे कि जांच प्रभावित ना हो। तो डॉक्टर रमीज सस्पेंडेड चल रहा है और विशाखा समिति जिस दिन गठित हुई थी उसी दिन उसने अपना बयान दिया था और उसने इस बात से इनकार किया था कि उसका निकाह हो गया। लेकिन बाद में, क्योंकि हम लोग प्रशासन के संपर्क में रहते हैं और हम लोग को भी सूचना मिली कि ये झूठ बोला है इसने, निकाह उसका हो चुका था। और हमारी समिति के सदस्यों ने यह भी पाया कि जो डॉक्टर रमीज ने इस लड़की के साथ हैरेसमेंट, फिजिकल, इमोशनल और वर्बल अब्यूज या हैरेसमेंट किया है। उसके आधार पे स्ट्रिक्ट एक्शन
लेने के प्रक्रिया में हम लोगों ने डीजीएमई को एक स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा है, जो आज संभवतः आज उन तक पहुंच जाएगा, जिससे कि इस लड़के का दाखिला निरस्त हो जाए। सर, डॉक्टर मोनिका ने जिस तरह से बताया तमाम तथ्य मिले हैं, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 20 महीने पहले से वो यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था और उसने 10 महीने पहले शादी की। क्या उसकी जानकारी पूरे कैंपस में या किसी सीनियर डॉक्टर को नहीं थी? क्योंकि डॉक्टर जब भी शादी करते हैं तो अपने बेचमेट को या तमाम लोगों को बुलाते हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब इसका यहाँ पे दाखिला हुआ उस समय ये विवाहित नहीं था, ऐसा इसने रिकॉर्ड पे लेके आया। और 2025 फरवरी में इसका निकाह हुआ है, जो कि बाद में जांच में पता लगा। लेकिन विश्वविद्यालय के किसी भी व्यक्ति को, नॉन व्यक्ति को, जो हम लोग जानते हैं, जो समिति के पक्ष में, किसी को भी नहीं ये ज्ञात था कि उसका निकाह हो चुका है। सर, एक आखिरी भागा हुआ है, उसको इंटर्नशिप में है वो, क्योंकि भागा हुआ है इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से उसकी इंटर्नशिप तो रोक ही दी है कि जब तक कुछ निर्णय आएगा तब देखा जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल। सर, ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से दोनों में कह लीजिए कि दोनों में लव था या फ्रेंडशिप थी, कैसा मामला था, या मामला बन नहीं पाया, उसके बाद में उस पीड़िता ने ये आरोप लगाया। देखिए, ये बात तो स्पष्ट हो रही है कि जुलाई से वो लोग आपस में संपर्क में थे, उनके बीच संबंध था। किस स्तर का था ये कह पाना इमोशनली बहुत दुष्कर है, लेकिन जब उसको, लड़की को ये पता लगा कि इनका निकाह हो चुका है, तो वो अलग होना चाहती थी। ऐसा अलग अलग वक्तव्यों से सामने आया है। अब क्या कारण रहा कि उसके बाद भी 1 महीने तक ये विषय चलता रहा, ये सब इमोशनल इश्यूज होते हैं। तो क्या, किसका क्या व्यवस्था थी, ये बता पाना बड़ा दुष्कर है। जिस तरह से हमारे साथ विशाखा कमेटी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम तथ्यों को सामने रखा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दोषी पाया गया, लेकिन केजीएमयू में जिस तरह से इस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद में एक्शन तो लिया गया, लेकिन एचओडी से 2 दिन पहले पीड़िता ने जिस तरह से शिकायत की थी, लेकिन एचओडी ने क्या एक्शन लिया, ये बड़ी बात है। सारी विषयों पे अभी जांच होना बाकी है। विशाखा कमेटी की फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस, लखनऊ। जोर शोर से उठाया था सारे नेशनल चैनल्स में, जितने भी यहाँ पे हैं, आज तक ने, रिपब्लिक भारत ने, एनडीटीवी ने, सब लोगों ने बहुत जोर शोर से उठाया और उस पे बहुत सारी कार्रवाइयां हो रही थी। तो आज हम लोगों ने सोचा कि सारी चीजों से, क्योंकि अब कार्रवाइयां अपने तार्किक उस पे पहुंची हैं, तो आप लोगों को अवगत करा दिया जाए। पहले मैं आपको बता दूं यहाँ कौन कौन है। मैडम वाइस चांसलर हैं, जो इस सारी समिति की अध्यक्ष हैं। उसके बाद डॉक्टर मोनिका जी हैं, जो विशाखा कमेटी बनी उसकी अध्यक्ष हैं। ये एक तो ये आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। दूसरा, हमारे पास महिला आयोग से कोई भी चिट्ठी नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं आया। हमारे पास लड़की का जो कंप्लेंट था वो 22 की सुबह आया है और 22 को ही विशाखा कमेटी को रेफर हो गया और 22 को ही 2 बजे पहली मीटिंग हुई है विशाखा कमेटी। उनके फादर हमारे आए थे अपनी स्टेटमेंट देने। उनसे बार बार पूछा गया कि रमीज मैरिड है कि नहीं, उन्होंने बिल्कुल डिनाई करा। उन्होंने रिटन स्टेटमेंट भी यही दिया है कि वो मैरिड नहीं है। जो अच्छा, कुछ और ऐसे मामले रमीज से जुड़े हुए कि किसी और लड़की ने कोई शिकायत की हो, ऐसी कुछ जानकारी? नाम कई आए सामने, हमने कईयों से इंटरव्यू भी लिए, मगर कोई हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं मिला है। पहले के उसके हैं एपिसोड्स, बट वी हैव नॉट फाउंड एनीबडी इन द यूनिवर्सिटी अदर देन द विक्टिम। विशाखा कमेटी ने रमीज से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की? एक बार आया, फर्स्ट डे ही केम, ही गेव हिज स्टेटमेंट, मगर उसके बाद से वो फरार है। बात तो साउंड हो गया था जैसे बताया। ठीक है। लखनऊ के केजीएमयू में उस वक्त हड़कंप मच गया जब महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव वहां पहुंची और उनके पहुंचते ही कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी केजीएमयू परिसर में जमा हो गए। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता केजीएमयू के वाइस चांसलर के कमरे में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता राशिद आरिफ। केजीएमयू धर्मांतरण के मामले को लेकर जिस तरह भी चर्चा था, कमेटी ने आज एक जांच जो है प्रस्तुत की। उसी के बाद अपर्णा यादव यहाँ पर की महिला आयोग के उपाध्यक्ष। हम दिखाना चाहेंगे, देखिए किस तरह से यहाँ कुछ हिंदू संगठन पहुंचे, वो लगातार रमीज मुर्दाबाद, केजीएमयू मुर्दाबाद के नारे लगा रहे। तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई गई है, लेकिन भारी बवाल हो रहा है। तमाम लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे। अपर्णा यादव अंदर वीसी से मुलाकात कर रही है, वाइस चांसलर से मुलाकात कर रही है। जो विशाखा कमेटी की रिपोर्ट है वो आज पेश हो करेंगे। अपर्णा यादव यहाँ पहुंच चुके, लेकिन भारी
यहाँ पे हिंदू संगठन के लोग पहुंच गए, जिसके बाद में यहाँ पे बवाल मचा हुआ है और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे, रमेश मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशि रानी, इंडिया बाज, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।